इंडिया इज ए लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जनरली वेस्ट में यही परसेप्शन है कि इंडिया का जो रिलीजियस लिटरेचर है, स्पिरिचुअल लिटरेचर है, वो तो काफी रिच है, लेकिन कहीं भी इंडिया में पॉलिटिक्स, स्ट्रैटेजी, गवर्नेंस, इनके बारे में अच्छे से कहीं भी डिस्कस नहीं किया गया है। लेकिन जब चाणक्य का अर्थशास्त्र आया तो उसने ऐसी रिचनेस पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की दिखाई जो कि दुनिया में पहले नहीं देखी गई थी। हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं चाणक्य की। इन्हें चाणक्य भी बोला जाता है, कहीं कौटिल्य तो कहीं विष्णुगुप्त। कहा तो यह जाता है कि इन्होंने अखंड भारत का सपना देखा था, वो भी 2000 साल पहले। इन्होंने मौर्यन अंपायर को उस ऊंचाइयों तक पहुंचाया था जब वो पूरे इंडिया की मेजॉरिटी में रूल कर रहे थे। मौर्यन किंगडम, जिसने लेजेंडरी किंग्स लाइक चंद्रगुप्त और अशोक को प्रोड्यूस किया था। जब पूरी दुनिया को जीतता हुआ अलेक्जेंडर भारत की तरफ बढ़ रहा था तो भारत के विभिन्न प्रांतों को चाणक्य ने ही यूनाइट किया था। चाणक्य कोई आइडियलिस्ट नहीं है, वो रियलिस्ट हैं। वो प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं, कैसे गवर्नेंस होना चाहिए, कैसे पॉलिटिक्स होनी चाहिए, कैसे हमें पावर में रहना है। इन सब चीजों को उन्होंने डिटेल में डिस्कस किया है और स्ट्रैटेजीज बताई हैं जिससे कि इन सब चीजों को अचीव किया जा सके। आज भी कोई अगर पावर की बात करता है, कोई अच्छे से स्ट्रैटेजी को करता है, प्रैग्मेटिज्म की बात करता है, तो हम उसे चाणक्य का टाइटल देते हैं। उनका जो स्टेट क्राफ्ट का मास्टरपीस है अर्थशास्त्र, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अर्थशास्त्र में फ्रॉम पॉलिटिक्स टू फॉरेन पॉलिसी टू गवर्नेंस टू जस्टिस, इन सारी चीजों को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस किया गया है। और इससे पहले इतना डिटेल में इन सारे टॉपिक्स को किसी भी वर्ल्ड के लिटरेचर ने डिस्कस नहीं किया है। अर्थशास्त्र जो कि 2000 साल से भी पहले बनाया गया था चाणक्य द्वारा। तो हम देखेंगे कि आज के पॉलिटिक्स में अर्थशास्त्र का रिलेवेंस क्या है। क्या उस समय की जो प्रॉब्लम्स हैं आज भी वही प्रॉब्लम्स हैं? क्या चाणक्य ने जो तब डिस्कस किया था आज उसके कुछ मायने हैं या नहीं है? तो हम आज के वीडियो में 2 सेगमेंट्स में इसको डिस्कस करेंगे। चाणक्य's अर्थशास्त्र रेलेवेंस ऑन फॉरेन पॉलिसी एंड वॉर स्ट्रेटजी और अर्थशास्त्र का रेलेवेंस इन गवर्नेंस एंड इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। चाणक्य अर्थशास्त्र में सबसे पहले बताते हैं कि हमें गवर्नमेंट की जरूरत ही क्यों पड़ी, गवर्नमेंट जैसे इंस्टीट्यूशन का ओरिजिन कहां से हुआ। तो चाणक्य बोलते हैं कि जब गवर्नमेंट नहीं थी तो जिस तरह का रूल था उसे वो बोलते हैं मत्स्य न्याय, यानी बिग फिश ईटिंग स्मॉल फिश। जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसके पास पावर है उसी के पास सारे रिसोर्सेज होंगे और वो किसी पर भी कुछ भी एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है। लेकिन जब लोग इन सारी चीजों से थक हार जाएंगे तो वो एक किंग सेलेक्ट करेंगे जो कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा। तो इस तरह वो बताते हैं कि गवर्नमेंट का ओरिजिन कैसे होता है। अब वो बात करते हैं कि जो किंग सेलेक्ट करेंगे लोग, उसके काम क्या होंगे। तो चाणक्य बताते हैं कि उसके 2 काम होंगे। पहला है रक्षण और दूसरा है योगक्षेमम। रक्षण का मतलब है सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी में भी वो 2 डायमेंशंस की बात करते हैं। पहला है इंटरनल सिक्योरिटी और दूसरा है एक्सटर्नल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब है कि सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, कम्युनल हार्मनी रहे, कम्युनिटी में हार्मनी रहे और सोशल ऑर्डर भी मेंटेन रहे। और आज की भी सिचुएशन अगर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट से हम किस चीज की उम्मीद करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखे, रूल ऑफ लॉ सोसाइटी में रहे, सोशल ऑर्डर रहे, सोसाइटी में एक हार्मनी मेंटेन रहे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं? हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट अपना काम सही से नहीं कर रही है। फिर उसके बाद करते हैं, चाणक्य बात करते हैं एक्सटर्नल सिक्योरिटी की। एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मतलब है कि विदेशी आक्रमण ना हो पाए। अगर ऐसा अटैक होता है तो किस तरह हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं और उस अटैक को रेजिस्ट करते हैं। और आज की भी फॉरेन पॉलिसी को अगर हम देखते हैं तो ये सारी फॉरेन पॉलिसी का जो मेन एम है वो यही है कि हम अपनी सोवरेनिटी मेंटेन करके रखें। उसके बाद चाणक्य बात करते हैं कि किंग का जो काम है वो है योगक्षेमम, यानी वेलफेयर ऑफ पीपल। वेलफेयर ऑफ पीपल का मतलब है कि किंग की जो ड्यूटी है वो है लोगों का भला होना चाहिए। अगर किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में लोग खुश नहीं है तो किंग अपना काम सही से नहीं कर रहा है। और अगर आज की भी पॉलिटिक्स देखें तो वेलफेयर पॉलिटिक्स इज द मेन थीम ऑफ टुडेज गवर्नेंस। इंडियन पॉलिटिक्स के जितने भी डिस्कशन होते हैं वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उससे लोगों का वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है।
पंचायत से लेकर सेंट्रल इलेक्शंस तक जितने भी लीडर होते हैं वो इसी चीज का वादा करते हैं कि हम डेवलपमेंट लाएंगे, हम लोगों का भला करेंगे। इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ का नारा हो या सबका साथ सबका विकास, सभी चीजें इसी की तरफ इशारा करती हैं कि गवर्नमेंट का जो मेन एम है वो वेलफेयर है। हम किसी भी गवर्नमेंट का असेसमेंट भी करते हैं तो इसी बेसिस पे करते हैं कि उसकी पॉलिसीज से लोगों का वेलफेयर हुआ है या नहीं हुआ है। तो चाणक्य ने जो बोला था कि जो गवर्नमेंट के दो एम हैं, वेलफेयर एंड सिक्योरिटी, आज भी रेलेवेंट है, आज भी यही टॉपिक्स हैं जिन पे हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद चाणक्य बात करते हैं कि जो किंग सेलेक्ट हुआ है उसका प्राइम मोटिव क्या होना चाहिए, वो किस तरीके से वेलफेयर करेगा। तो चाणक्य कहते हैं कि मटेरियल वेलफेयर इज द मेन एम ऑफ किंग। इससे पहले इंडिया में क्या था कि स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअलिटी की बात करते थे कि अगर लोग आए हैं इस धरती पे तो वो मोक्ष को प्राप्त करें। लेकिन चाणक्य बोलते हैं कि मोक्ष से पहले ये जरूरी है कि हम अर्थ पर ध्यान दें। हिंदू फिलॉसफी में 4 थॉट्स हैं, काम, धर्म, अर्थ, मोक्ष। चाणक्य बोलते हैं इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है अर्थ। अगर अर्थ होगा तभी बाकी तीनों चीजों को हम अच्छे से अचीव कर पाएंगे। सो द अचीवमेंट ऑफ धर्म, काम एंड मोक्ष डिपेंड्स अपॉन अचीवमेंट ऑफ अर्थ। और यही मेन एम होगा किंग का कि वो अर्थ को अचीव करे, वेल्थ को अचीव करे और प्रॉस्पेरिटी लाए अपने किंगडम में। अब चाणक्य थोड़ा आगे बढ़ते हैं और वो गवर्नेंस को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। चाणक्य किसी भी चीज को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बताते हैं, वो हर चीज की डिटेल में जाते हैं और हर एक एलिमेंट को डिस्कस करते हैं। जैसे उन्होंने गवर्नेंस को डिस्कस किया है 7 एलिमेंट्स में, जिसे सप्तांग थ्योरी भी कहते हैं। अब इस सप्तांग सिद्धांत में उन्होंने गवर्नेंस के 7 एलिमेंट्स की बात की है। पहला है किंग, दूसरा है आमत्य, तीसरा है दुर्ग, चौथा है जनपद, पांचवा है बल, छठा है कोश और सातवां है मित्र। अब इन सातों एलिमेंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला है किंग, आज के जमाने का प्राइम मिनिस्टर चाणक्य के किंग से हम कंपेयर कर सकते हैं। और दूसरा है आमत्य, यानी मिनिस्टर्स, आज जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ये सारे चाणक्य के आमत्य थे। तो इन दोनों के बारे में चाणक्य क्या बोलते हैं, किंग और आमत्य के बारे में, कि ये पर्सन्स ऑफ एबिलिटी होने चाहिए, इनके अंदर गुड कैरेक्टर होना चाहिए, ये डिसिप्लिन्ड होने चाहिए। और आज के जमाने में भी ये रेलेवेंट है। हम बात करते हैं कि हमारे मिनिस्टर्स, एमएलएज, एमपीज, ये सब एजुकेटेड होने चाहिए, ये क्रिमिनल्स नहीं होने चाहिए। आज के जमाने में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ये नया ट्रेंड हो गया है, हम इस चीज का अपोज करते हैं। तो चाणक्य ने जो बात कही थी कि जो हमारे मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर ये एबिलिटी के होने चाहिए, गुड कैरेक्टर के होने चाहिए, ये आज भी रेलेवेंट है, ये आज भी डिस्कशन का टॉपिक है। तीसरा है दुर्ग यानी फोर्ट। चाणक्य बोलते हैं कि हर किंग को दुर्ग यानी फोर्ट्स डेवलप करने चाहिए ताकि एनिमीज अटैक ना कर सके। आज के जमाने में इंडिया की सॉवरेनिटी के लिए भी हम लोग मिलिट्रीज में, बॉर्डर्स में मिलिट्रीज लगा के रखते हैं। इंडिया के पास नेचुरल फोर्ट्स हैं, जैसे नॉर्थ में हिमालय है और साउथ में 3 साइड से इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। तो ये नेचुरल फोर्ट्स की तरह काम करते हैं और इंडिया को प्रोटेक्ट करते हैं एनिमीज के अटैक से। चौथी है जनपद। जनपद यानी पीपल एंड टेरिटरी। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको डिस्क्राइब किया गया है आर्टिकल 1 से 4 के बीच में। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया की टेरिटरी कैसी होनी चाहिए, कौन कौन से स्टेट्स हैं, इसके बॉर्डर्स क्या हैं, ये सारी चीजें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब की गई हैं। और चाणक्य ने ही जनपद में इसके बारे में बताया था। पांचवा है बल यानी मिलिट्री। चाणक्य ने बोला है कि मिलिट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी स्टेट। और आज के जमाने में भी डिफेंस एक्सपेंडिचर हमारी हर बजट का एक मेजॉरिटी पोर्शन ऑक्युपाई करता है। यह अलग बात डिबेटेबल है कि डिफेंस एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा है, क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि अदर सेक्टर्स भी हैं जैसे एजुकेशन, हॉस्पिटल और वेलफेयर पॉलिसीज। तो इन सब के बावजूद अगर हम डिफेंस पर इतना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो वो सही है या नहीं सही है, क्योंकि इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं 1945 के बाद। जैसे जापान ने जिस तरीके से अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज करते हुए डेवलपमेंट किया और मिलिट्री एक्सपेंडिचर की जगह उन्होंने अदर सेक्टर्स पे स्पेंड करके अपनी कंट्री का किस तरीके से डेवलपमेंट किया है, ये एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। तो ये बात आज भी डिबेटेबल है। छठी बात करते हैं चाणक्य कोश की, यानी ट्रेजरी। आज के जमाने में जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू सोर्स है वो चाणक्य का कोश था। गवर्नमेंट हर तरीके से अपना रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करती है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर पॉलिसीज, इन सबको फाइनेंस कर सके।
डिमोनेटाइजेशन जो कि एक बहुत बड़ा मूव था 2016 में, इसके बारे में भी कुछ लोग बोलते हैं कि इससे टैक्स बेस बढ़ेगा और गवर्नमेंट का रेवेन्यू सोर्स इससे इंक्रीज हुआ था। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू सोर्स और चाणक्य कुकोष आज के जमाने में काफी कंपेरेबल है। और साथ में है मित्र। चाणक्य बोलते हैं कि कोई भी नेचुरल फ्रेंड नहीं होता है, कोई भी नेशन का जो अगर दूसरा नेशन है तो कोई भी नेचुरल फ्रेंडलीनेस उनके बीच नहीं होता, वो अपने इंटरेस्ट के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं। लेकिन अगर आपके पास मित्र हैं, एलाइज हैं, तो ये दिखाता है कि आपका नेशन कितना स्ट्रांग है, कितना सोवरेन है, क्योंकि स्ट्रांग के साथ ही दूसरा नेशन फ्रेंडशिप करना चाहेगा। तो मित्र भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है सप्तांग थ्योरी में, जो कि आज भी रेलेवेंट है। अब नेक्स्ट चीज जो चाणक्य बताते हैं वो आज के जमाने में तो बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, और ये एक डिस्कशन का टॉपिक है घर घर में, कि गवर्नमेंट में करप्शन कैसे नहीं होना चाहिए। हमारे पब्लिक ऑफिशियल्स जनता के हित में काम करने चाहिए, ना कि उन्हें करप्शन करना चाहिए। तो ये सारे जो डिस्कशन का टॉपिक है, ये चाणक्य ने 2000 साल पहले ही अर्थशास्त्र में लिखा था। चाणक्य बताते हैं कि 40 प्रकार के करप्शन हो सकते हैं। वो करप्शन को बताते हैं कि एक इनएविटेबल फिनोमेना है, ऐसा नहीं कि करप्शन को आप कंप्लीटली डिमोलिश कर सकते हैं। करप्शन को वो इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं जैसे कि अगर आपके जीभ के पास हनी रखी हो तो आप कब तक रेजिस्ट कर पाएंगे कि उस हनी को आप टेस्ट ना करें। इसी तरीके से वो बताते हैं कि जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनकी भी सिचुएशन यही है। उनके सामने जिस तरीके से रिसोर्सेज, जिस तरीके से पब्लिक फंड्स होते हैं, वो कब तक अपने आप को करप्शन से रेजिस्ट कर पाएंगे। दूसरी एक एग्जांपल देते हैं वो कि करप्शन वैसे ही है जैसे कि एक मछली पानी के अंदर है। जिस तरह मछली पूरी तरीके से पानी से घिरी होती है और किसी को पता नहीं चलता है कि कब मछली ने पानी पिया है, किसी मछली ने पानी पिया है या नहीं पिया है, कितना पिया है, उसी तरीके से जिस तरीके से पब्लिक ऑफिशियल्स चारों तरफ से पब्लिक फंड्स से घिरे रहते हैं, उनके पास इतना ज्यादा फंड्स आता है, तो कब वो फंड में कोई भी मिस एप्रोप्रिएशन कर पाएंगे, किसी ने किया है या नहीं किया है, कब कौन कितना करप्शन कर गया, ये कोई पता नहीं लगा सकता है। तो इन जो 40 प्रकार के करप्शन की चाणक्य ने बात की है, उनमें कुछ एक एग्जांपल्स दिए उन्होंने, जैसे कि गवर्नमेंट फंड्स का मिसयूज करना, ब्राइब लेना, घूस लेना, या पब्लिक का एक्सप्लॉयटेशन करना। तो ये सारे करप्शंस चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखे हैं और रेमेडीज भी बताए इनके बारे में कि क्या रेमेडीज होनी चाहिए। लेकिन रेमेडीज से पहले उन्होंने बताया है कि करप्शन का कारण क्या है। वो करप्शन को बताते हैं कि करप्शन इज इनहेरेंट इन द ह्यूमन नेचर। करप्शन ह्यूमन नेचर का ही पार्ट है। तभी तो 2000 साल पहले जो उन्होंने कहा है वो आज तक रेलेवेंट है, क्योंकि सोसाइटी बदल गई है, पॉलिटिक्स बदल गई, लेकिन ह्यूमन इज द सेम विच वॉज देयर 2000 ईयर्स बैक, और वही ह्यूमन आज भी है, उसका नेचर नहीं बदला है। और वो नेचर क्या है? ग्रीडीनेस। उसके अंदर ग्रीड होती है और यही नेचर उसको करप्शन करने के लिए विवश करता है। दूसरी वो बात बताते हैं जो कि आज भी रेलेवेंट है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो प्रॉपरली उनको सैलरी नहीं मिलती है, उनकी ड्यूटी के हिसाब से उनको जो सैलरी मिलती है वो काफी कम होती है। अगर आज के जमाने में देखा जाए तो एक एमएनसी का जो सीईओ है उसकी सैलरी को आप एक ब्यूरोक्रेट की सैलरी से कंपेयर करिए और बताइए कि क्या दोनों की सैलरीज सेम है या डिफरेंट है। आंसर यही होगा कि एक ब्यूरोक्रेट जो है वो एक एमएनसी के सीईओ के सामने बहुत कम पैसा पाता है, और यही कारण करप्शन का बताया है चाणक्य ने। चाणक्य इसके अलावा करप्शन को किस तरीके से कम किया जा सकता है इसकी रेमेडीज भी बताते हैं, इसके कुछ सॉल्यूशंस भी बताते हैं। जैसे वो बोलते हैं कि एक स्पाई नेटवर्क होना चाहिए जो कि पब्लिक ऑफिशियल्स पर नजर रखेगा, उनकी गतिविधियों को देखेगा और बताएगा कि कहीं कोई करप्शन तो नहीं हो रहा है। वो बात करते हैं कि कुछ ऑफिसर्स भी ऐसे होने चाहिए जो डायरेक्टली किंग को रिपोर्ट करेंगे अगर ऐसी कोई सिचुएशन उन्हें पता चलती कि यहां पर करप्शन हो रहा है। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में कैग डिपार्टमेंट है, ईडी है, जो कि यही काम कर रहे हैं। इसके अलावा वो बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी की जो साइज होनी चाहिए वो राइट होनी चाहिए। अगर ब्यूरोक्रेसी ज्यादा बड़ी है या ज्यादा कम है तो ये भी करप्शन को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे सकता है। फिर वो बोलते हैं कि पेमेंट्स, जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनका पेमेंट ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कॉसेस में बताया था कि पेमेंट कम होना भी करप्शन का एक कॉज है, उनकी सैलरीज ज्यादा होनी चाहिए। फिर वो बोलते हैं कि रिवॉर्ड विसल ब्लोवर्स, जो कि ये बताएंगे कि यहाँ पे करप्शन हो रहा है, ऐसे सूचक लोगों को, वो टर्म देते हैं सूचकाज, तो ऐसे सूचक, ऐसे इंफॉर्मेंट्स को रिवॉर्ड करें जो कि बताएं कि कहीं करप्शन हो रहा है। फिर वो बोलते हैं कि पूरी चेन को पनिश करना है हमें। अगर पनिशमेंट देनी कहीं पे भी करप्शन हो रहा है तो पनिश इंटायर चेन, नॉट जस्ट द पर्सन हु इज करप्ट।
तो अगर कहीं पे भी जैसे ब्राइब होती है तो हमें सबको पनिश करना है, जो ब्राइब दे रहा है, जिसने ब्राइब ली है, और जितने भी अदर ऑफिशियल्स हैं जो इस करप्शन में इन्वॉल्व थे। अब इसके बाद वो बताते हैं कि जो लोग करप्शन में इन्वॉल्व हैं, अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं तो उन्हें पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया जाए, उनकी पब्लिक ट्रायल की जाए, क्योंकि इससे बाकी लोगों के मन में डर बैठेगा कि अगर मैं करप्शन करूंगा तो मेरे साथ भी यही बर्ताव होगा। एट प्रेजेंट टाइम्स जिस हद तक सोशल मीडिया हो चुका है, न्यूज का रीच हो चुका है लोगों तक, ये चीजें काफी होती हैं। अगर कोई करप्शन में पाया जाता है तो जिस तरीके से सोशल मीडिया ट्रायल होता है, उसका पब्लिक ट्रायल होता है, ये आज के जमाने में चाणक्य की बात को सिद्ध करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि जो ऑनेस्ट लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, उनको आप रिवॉर्ड करिए, जिससे कि बाकी लोगों के मन में भी एक एथिक्स डेवलप होगा। बाकी लोगों को भी ये लगेगा कि अगर मैं ऑनेस्ट होता हूं तो मुझे भी ऐसे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। और फिर वो बात करते हैं कि ट्रांसफर जो होने चाहिए फ्रीक्वेंट होने चाहिए। जितने भी पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, उनका जो ट्रांसफर हो वो जल्दी जल्दी हो जाए, वो किसी एक जगह पर ज्यादा देर तक ना टिके किसी एक डिपार्टमेंट में, क्योंकि अगर ज्यादा टाइम तक वो रुक जाएंगे तो उन्हें लूप होल्स पता चल जाएंगे किस तरीके से यहाँ पर करप्शन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ये डिबेटेबल है, इस पर डिबेट की जा सकती है कि आज के जमाने में जिस तरीके से हम बात करते हैं कि एफिशिएंसी होनी चाहिए और एक्सपर्टीज की बात करते हैं, तो अगर जल्दी ट्रांसफर होते हैं तो क्या ये एक्सपर्टीज डेवलप हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। फिर वो बात करते हैं कि प्रमोट द एथिक्स इन गवर्नेंस, लोगों के अंदर एथिक्स की भावना डेवलप करें, उनके अंदर वर्क एथिक्स का कल्चर डेवलप करें। और लास्ट में बताते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए पब्लिक वर्क्स में। आज के जमाने में आरटीआई, सोशल ऑडिट, ये सब चीजें जितने भी है, डिजिटलाइजेशन, ये इन्हीं चीजों को प्रमोट करते हैं। चाणक्य इसके अलावा बताते हैं कि गवर्नमेंट के कुछ और भी वर्क्स हैं जो वो कर सकते हैं, जैसे कि उन्हें पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए। आज के टाइम में भी हम बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जिससे कि बिजनेस होगा, ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा। चाणक्य भी बताते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करना चाहिए, उसे इरिगेशन नेटवर्क डेवलप करना चाहिए, उसे नए ट्रेड रूट्स डेवलप करने चाहिए, उसे माइनिंग सेगमेंट में काम करना चाहिए। तो ये चीजें आज भी रिलेवेंट है, हम आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाने की बात करते हैं। फिर चाणक्य बोलते हैं कि अगर इकोनॉमी में ग्रोथ लानी है तो जो ट्रेड बैरियर्स है उन्हें रिमूव करना पड़ेगा। आज के जमाने में उसका जो कंपेरेबल चीज है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हम बोलते हैं कि जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं वो हटने चाहिए, जिससे कि बिजनेस करने की जो ईज है वो बेटर हो और नेशन में ग्रोथ है, डेवलपमेंट है। चाणक्य ये भी बोलते हैं कि जो टैक्सेशन होनी चाहिए वो लोगों से लिमिटेड होनी चाहिए, प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। जो कम कमा रहा है उससे जो टैक्स होगा वो कम होना चाहिए, और जो वेल्दी पीपल हैं उनसे आप ज्यादा टैक्स वसूल कर सकते हैं। और आज के जमाने में जो टैक्स स्लैब्स हैं, लो इनकम ग्रुप्स के लिए जो टैक्स है वो अलग है, हायर इनकम ग्रुप्स के लिए जो टैक्स है अलग है, कॉर्पोरेट टैक्स अलग है। तो जो फ्रेगमेंटेड टैक्स है, जो एक टैक्स के स्लैब्स हैं, वो चाणक्य ने जो बताए थे वो आज भी वैलिड होते हैं। चाणक्य इसके अलावा कहते हैं कि जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, वो अगर कहीं महंगाई हो रही है उस पर इंटरफेयर करके उसको कंट्रोल कर सकता है। पेट्रोल प्राइसेस आज अगर 100 रुपए हैं तो हम गवर्नमेंट से सवाल करते हैं कि ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, और चाणक्य ने भी यही बताया था कि गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कहीं इन्फ्लेशन हो रहा है तो उसे कंट्रोल वो करे। चाणक्य नेशंस के बीच के रिलेशंस को भी डिस्क्राइब करते हैं। चाणक्य बताते हैं दैट लैंड इज द मेन सोर्स ऑफ वेल्थ फॉर एनी नेशन। किसी भी नेशन के लिए लैंड जो है वो मेन सोर्स ऑफ वेल्थ है, तो नेशंस को कंटिन्यूअसली एक्सपैंड करते रहना चाहिए। किंग के अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि वो चक्रवर्ती सम्राट बने, वो डिफरेंट लैंड्स को कैप्चर करे और पूरे विश्व का राजा बने। तो इस हिसाब से नेबर इज ए नेचुरल एनिमी। चाणक्य कहते हैं कि जो नेबर है वो नेचुरल एनिमी है, क्योंकि लैंड का वो एक मेन सोर्स बन जाता है। चाणक्य इस चीज को मंडल सिद्धांत में दर्शाते हैं। मंडल सिद्धांत में दर्शाते हैं जो नेबर है वो आपका नेचुरल एनिमी होगा। जैसे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हम बोल सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के जिस तरह के रिलेशंस हैं वो उतने फ्रेंडली नहीं है, और ये नेबरहुड के कारण ही एक फैक्टर, तो ये नेबरहुड का कारण भी है। और दूसरा मंडल सिद्धांत में बोलते हैं दैट नेबर्स नेबर इज ए नेचुरल फ्रेंड। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया और अफगानिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो थोड़े फ्रेंडली हैं, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में जहां पर हम वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में
जो लड़ाई हुई थी वो इसी कारण हुई थी, फॉर एक्सपेंशन ऑफ नेशंस फॉर कॉलोनियलिज्म। तो 1945 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो आजकल की टेक्निक्स हैं, जो जिसे बोला जाता है न्यू कॉलोनिज्म, उसमें टेरिटोरियल एक्सपेंशन की तो बात नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो रिसोर्सेज हैं उनको कैप्चर करने की बात आज भी होती है। जैसे यूएसए ने कई बार अटैक्स किए हैं दूसरे नेशंस पे उसके रिसोर्स को कब्जा करने के लिए। यूएसए अटैक ऑन इराक किस लिए? उसके ऑयल रिसोर्स को कैप्चर करने के लिए। चाइना भी आजकल इन्वेस्ट कर रहा है बहुत ज्यादा अफ्रीका पे, क्योंकि अफ्रीका इज ए रिच सोर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो चाणक्य के अकॉर्डिंग द रिलेशन बिटवीन टू नेबरहुड नेशंस आर रिलेशंस ऑफ वॉर। चाणक्य ने मंडल सिद्धांत में कई लेयर्स ऑफ नेशंस की बात की है, जिसमें वो बताते हैं कि जब किंग एक एक्सपेंशन में जाता है तो उसे किन किन स्टेट्स के थ्रू गुजरना पड़ता है। तो जो नेबरिंग नेशन है, उसके बाद नेबर्स का नेबर, उसके बाद नेबर्स का नेबर। तो इस तरीके से उन्होंने कई लेयर्स ऑफ नेशंस को बताया है। और वो बताते हैं कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा एनिमिटी कम होगी। जितना भी ज्यादा डिस्टेंस होगा किसी नेशन से, उतनी ज्यादा आपका उस नेशन का दूसरे नेशन के साथ जो रिलेशंस हैं वो कम एनिमिटी के रिलेशंस होंगे। चाणक्य इसके अलावा दो स्टेट्स की और बात करते हैं। पहला है उदासीन स्टेट्स, जो न्यूट्रल स्टेट्स हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड था वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में। और दूसरी बात करते हैं चाणक्य बफर स्टेट्स के, जैसे कि नेपाल है इंडिया और चाइना के बीच में। तिब्बत भी एक बफर स्टेट था, लेकिन 1950 से 60 के बीच तिब्बत को चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया और इंडिया ने एक स्ट्रैटेजिक बफर स्टेट को लूज कर दिया। चाणक्य इसके अलावा 6 फोल्ड पॉलिसी की बात करते हैं, जिसे षटगुण्य नीति भी कहते हैं। नेशंस नेबरिंग रिलेशंस के साथ आपको किस तरीके से डील करना है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए। तो षटगुण्य नीति क्या है वो बात करते हैं। पहली है संधि, दूसरी है विग्रह, तीसरी है आसन, चौथी है यन, पांचवी है समाश्रय और छठी है द्वैत भाव। संधि और विग्रह का मतलब है, संधि का मतलब है ट्रीटी। संधि में चाणक्य बोलते हैं कि अगर ओपोनेंट नेशन स्ट्रांग है तो आपको ट्रीटी साइन कर लेनी चाहिए, आपको संधि कर लेनी चाहिए। और विग्रह का मतलब है अगर आप स्ट्रांग बन जाते हैं तो आप उस ट्रीटी को ब्रेक कर सकते हैं। तो इस तरह की जो एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं हिस्ट्री में, कई मिलते हैं। जैसे कि ब्रिटेन ने इंडिया में जिस तरीके से अपना साम्राज्य बिठाया था, वो था वॉर, ट्रीटी और वॉर का मेथड था। यानी वो पहले वॉर करते थे, वॉर करते करते थक जाते थे तो वो ट्रीटी करते थे, और जब सामने वाला एनिमी रिलैक्स हो जाता था तो फिर वो वॉर कर देते थे। और इस तरीके से उन्होंने पूरा भारत अपने कब्जे में लाया था। जैसे कि आप मराठास के साथ देखेंगे, आप देखेंगे मैसूर के साथ, तो कितने वॉर्स होते हैं? ऑलमोस्ट 3 वॉर्स होते हैं। तो वो एक बार में कैप्चर नहीं करते थे, वो इसी ट्रीटी के तहत, इसी टेक्निक के तहत काम करते थे कि पहले वॉर करेंगे, फिर ट्रीटी करेंगे, फिर वॉर करेंगे। इसके बाद चाणक्य बात करते हैं आसन और यम। आसन का मतलब है कि आप अपनी फोर्सेस को एनिमी नेशन के आसपास स्टेशन करेंगे, और यन का मतलब है आप एक्सरसाइज करेंगे, मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे एनिमी नेशन के आसपास। तो इसका कोई एक्चुअल वॉर में रिलेशन नहीं है, लेकिन ये एक स्ट्रैटेजिक प्रेशर बनाने के लिए यूज होता है। आज भी बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करती हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं यूएस इंडिया जापान। तो ये सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं, उसका कोई अपने आप में एडवांटेज नहीं, लेकिन ये स्ट्रेंथ दर्शाता है नेशंस की। चाणक्य बात करते हैं द्वैत भाव यानी डुअल पॉलिसी, यानी फ्रेंडशिप विद वन नेशन और एनमिटी विद अदर नेशन। आपको एक साथ 2-3 जगह एनमिटी नहीं करनी चाहिए, आपको एक साथ 2-3 जगह वॉर फ्रंट्स नहीं खोलने चाहिए। आप एक जगह अगर वॉर फ्रंट खोलेंगे तभी आप सक्सेस पा सकते हैं। इसका एग्जांपल है बिस्मार्क। बिस्मार्क ने जर्मनी का यूनिफिकेशन किया था। उस समय जर्मनी पर 3 नेशंस का कब्जा था, वो था डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। बिस्मार्क का मेथड था कि वो 2 नेशंस के साथ ट्रीटी करता था और तीसरे पे अटैक करके लैंड को कैप्चर कर लेता था। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरीके से चाणक्य की जो षटगुण्य यानी 6 फोल्ड पॉलिसी है आज तक हिस्ट्री में कितनी रेलेवेंट बनी हुई है, और आगे भी इसका रेलेवेंस काफी ज्यादा हो सकता है। चाणक्य ने 4 उपाय भी बताए हैं, जो कि आजकल हम आपस में भी जब बात करते हैं तो इन 4 उपाय की जरूर बात करते हैं। साम, दाम, दंड और भेद। जब भी कोई बात होती है तो हम बोलते हैं ना कि इन चारों तरीके से आप अपना काम निकलवा लीजिए। चाणक्य ने भी यही बताया है। साम यानी ट्रीटी, दाम यानी अगर कोई दाम देकर मान रहा है तो उस नेशन के साथ आप
इस मेथड का उपयोग कर सकते हैं। दंड, यानी अगर आपको पनिशमेंट वॉर की टेक्निक्स लेनी पड़े तो आप लीजिए। और भेद, अगर आपको ऑपोजिट नेशन का कोई सीक्रेट पता है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। यही नहीं, चाणक्य वॉर के भी टाइप्स की बात करते हैं। चाणक्य 3 टाइप्स ऑफ वॉर को बताते हैं। पहला है पराक्रम युद्ध, यानी डायरेक्ट वॉर। जितने भी ऑपोजिट नेशंस के बीच जो डायरेक्टली वॉर होते हैं उन्हें पराक्रम युद्ध की श्रेणी में रखा जा सकता है। दूसरा है तुषड़िम युद्ध, यानी प्रॉक्सी वॉर। ऐसा बोला जाता है कि पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता है इंडिया के खिलाफ, तो इसे प्रॉक्सी वॉर की कैटेगरी में रखा जा सकता है, जहां पे डायरेक्टली नेशन एक्ट नहीं करता है बल्कि कुछ एजेंट्स के थ्रू वो दूसरे नेशन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। तीसरा है कूट युद्ध, यानी गुरिल्ला वॉरफेयर। नक्सलिज्म में ये काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसका वो उपयोग करते हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर का। चाणक्य ये भी बताते हैं कि किंग को बहुत कैलकुलेटिव और स्ट्रेटेजिस्ट होना चाहिए। वैसे ऐसा नहीं कि कहीं पे भी उसे वॉर छेड़ देना चाहिए, उसे अपने ओपोनेंट की स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से एनालाइज करना चाहिए। उसके बाद कब, कहां और कैसे अपनी फील्ड में वॉर करना है वो उसे खुद डिसाइड करना चाहिए। चाणक्य सिर्फ वॉर के बारे में ही बात नहीं करते हैं, वो बोलते हैं कि वॉर होने से पहले किस तरीके से वॉर्स को खत्म किया जा सके वो भी टेक्निक्स किंग को लगानी चाहिए। जैसे सीक्रेट मिशंस, आप ऑपोजिट कैंप में ही डिसेंट क्रिएट कर दें जिससे कि वॉर की नौबती ना आए। तो चाणक्य ने जितनी भी बातें फॉरेन पॉलिसी और वॉर में बताई हैं वो आज भी कितनी रेलेवेंट है ये हमने देखा। चाणक्य की जितनी भी बातें हैं, चाहे वो गवर्नेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, सीक्रेट मिशंस जैसे कि आजकल रॉ करता है, फॉरेन पॉलिसी हो गई या वॉर हो गई, वो जितनी 2000 साल पहले रेलेवेंट थी उतनी आज भी रेलेवेंट है। और जैसा कि एक फेमस सेइंग है दैट एवरी थिंकर इज अ चाइल्ड ऑफ हिज ओन टाइम्स, ये शायद चाणक्य पर उतनी लागू नहीं होती है, क्योंकि चाणक्य ने जो बातें कही हैं वो ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंडेंट है, और ह्यूमन तब भी वैसा ही था और आज भी वैसा ही है। चाणक्य को टाइटल दिया जाता है इंडियन मैकियावेली, लेकिन मैकियावेली ने जो 15वीं शताब्दी में बातें की थी वो चाणक्य ने 2000 साल पहले ही बताई थी। और मैक्स वेबर ने भी कहा है कि कौटिल्य इज मोर मैकियावेलियन देन मैकियावेली। तो क्यों ना मैकियावेली को यूरोपियंस चाणक्य बोला जाए, ना कि चाणक्य को इंडियाज मैकियावेली।